बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डे 28 में। ठीक है, क्लास 12th का क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, इसको हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है ना, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। ठीक है बच्चे, बायोडाइवर्सिटी आप हर एक इकोसिस्टम, हर एक बायोस्फीयर, हर एक जैसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सभी रीजन्स को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में जितनी भी वेराइटीज़ आपको स्पीशीज़ की दिखती हैं उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है बच्चे, मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। एडवर्ड विल्सन थे पॉपुलराइज द टर्म ऑफ एडवर्ड, ये थोड़ा याद रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडवर्ड विल्सन जो थे उन्होंने टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी की। ठीक, बोल रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी शोन बाय ए सिंगल स्पीशीज एट अ जेनेटिक लेवल दैट इज रूवल्फिया वोमिटोरिया हिमालयन प्लांट्स शो जेनेटिक वेरिएशंस इन द पोटेंसी एंड concentration of the chemical razor pine has more than 50,000 different strain of rice and 1,000 varieties of mango। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि रूवल्फिया वेमिटोरिया जो प्लांट है एक, ठीक है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब होता है कि जैसे हम हाइट पे एक प्लांट को रखेंगे, मानो जैसे एक प्लांट है हमारा, एक यहाँ पे हम रख लेते हैं और एक इसको काफ़ी हाइट पे रख लेते हैं, तो ये जो प्लांट है हमारे पास, मानो ये हमारा रूवल्फिया वेमिटोरिया वाला प्लांट है। ठीक, अब जो हाइट पे प्लांट है बच्चे, तो उसका जो रीजन पाइन केमिकल कॉन्सेंट्रेशन पोटेंसी है वो कम है, और इसके जो थोड़ा नीचे है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना, रेजर पाइन केमिकल प्रोड्यूस करने की रूवल्फिया वेमिटोरिया प्लांट की। तो मतलब यहाँ पर आप लोगों ने क्या नोटिस किया बच्चे कि यहाँ पर जीन लेवल पे चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम ज़्यादा होने शुरू हो गई। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस और 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस का मतलब होता है जैसे हमारे पास भी राइस बनते हैं जम्मू में, बट उसके कंपैरिजन में RS पुरा में ज़्यादा बनते हैं, तो उनके स्ट्रेन का वेरिएशन आ जाता है ना, डिफरेंस आ जाता है। वो रहा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी एट अ स्पीशीज लेवल दैट इज वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, और आपको डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस की ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी और ईस्टर्न घाट पे कम मिलेंगी। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। दूसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल दैट इज इंडिया डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पन मीडो आर सीन। ठीक है, तो ये सब क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट बता रहा है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स जो होते हैं, जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, ट्रॉपिक लैटिट्यूड रेंज दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। ठीक है, देखो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज इन डिफरेंट लैटिट्यूड, कोलंबिया नियर इक्वेटर अबाउट 1400 स्पीशीज, इंडिया इन ट्रॉपिक 1200 स्पीशीज। ठीक है, न्यूयॉर्क 1841 डिग्री नॉर्थ 105 स्पीशीज, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ 56 स्पीशीज। दैट इज़ अ डाइवर्सिटी है ना, लैटिट्यूड ग्रेडियंट में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखो बच्चे, जो पोलर रीजन पे स्पीशीज दिखेगी वो कभी इक्वेटर पे नहीं दिखेगी। ठीक है, जितनी स्पीशीज इक्वेटर पे होगी उतनी कभी पोलर पे नहीं होगी, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स लाइक एक्वाडोर has up 10 times of vascular plant species compared to the temperate forest region like midwest of the USA। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट कंटेन स्पीशीज प्लांट। ठीक है, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड देन 3,000 स्पीशीज ऑफ फिश। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट 1300 species of bird,
427 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 427 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है बच्चे। देखो 378 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, अमेजोन फॉरेस्ट में बच्चे इतनी है स्पीशीज़। 1,25,000 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। Biodiversity species richness is highest in tropic because tropic has very evolutionary times, relatively constant environment, less seasonals. They receive more solar energy which contribute to greater productivity. क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, फिर इस वाले टॉपिक को देखते हैं। फिर इस वाले टॉपिक को देखिए, पहले इसको हम देख लेते हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है कि ये ग्राफ है, ये स्पीशीज रिचनेस बता रहा है अलोंग द, हम इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसमें हम एरिया देंगे, कितने एरिया पे कितनी स्पीशीज रिचनेस होती है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज रिचनेस को। एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू सी रेज़्ड पावर जेड। ए क्या है, एरिया, ठीक है, और हमारे पास सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट, और जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, देखो अब अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट इन साउथ अमेरिकन जंगल्स विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट्स, ओनली अप टू लिमिट। आपको स्पीशीज रिलेशंस या स्पीशीज रिचनेस जो है वो आपको अप टू लिमिट्स तक दिखेगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। देखो बच्चे, एक टाइम आएगा एरिया के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज़ करेगी, एरिया के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज़ करेगी, बट आप एरिया बढ़ाते जाओगे, अगर एरिया बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे आएगा तो वैरायटी जो होगी वो रिचनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी ये बता रहा है कि on a logarithm scale the relationship is straight line, describe the equation log s equal to log c plus z log a, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा ये वाला है, लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। जनरली फॉर स्मॉल एरिया z वैल्यू इज 0.1 एंड 0.2, बट द लार्ज एरिया दैट इज एंटायर स्लोप ऑफ द लाइन स्टीपर टू z लाइन 0.6 टू 0.1.2। ये याद रखनी है बच्चे आपने, जो हमारे पास लॉगरिथम स्केल है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग एस और लॉग सी प्लस लॉग ए की, है ना। जनरली स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, बट जो हमारी कर्व है वो हमारे लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करती है। लाइक जैसे आपके पास z वैल्यू 0.6 टू 1.2 है, ठीक है बच्चे। तो ये जो रेड लाइन है ना, तो ये आपके स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेगी 0.1 टू 0.2, ठीक है। और जो आपके स्लोप वाली लाइन है वो आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके z वैल्यू को, मतलब लार्ज एरिया को, ठीक है बेटा। देखो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल भी याद रखना, एक ये वाला ग्राफ याद रखना, एक ये वैल्यू, दूसरा ये वाली वैल्यू याद रखनी है। The frugivorous birds and mammals in the tropical forest of different continents, Z value is 1.15. अब देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ ग्लोबली, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इसको आप लोग देखेंगे बच्चे, देखिए कैसे हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बच्चे हम लोग इसमें देखते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे,
ये वाला जो टॉपिक है नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अर्थ ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस चैप्टर की। बच्चे ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बोल रहे नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको बताने हैं। जैसे हमारे पास आता है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म प्रेजेंट इन द वेरियस इकोसिस्टम। ठीक है, इट इंक्लूड वेरिएबिलिटी अमंग लाइफ फॉर्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग लैंड, एयर एंड वाटर। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि 3 पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी के आपको बताने हैं, जिसमें एक जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, एक स्पीशीज़ हो सकती है और एक आपकी इकोसिस्टम हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इकोलॉजिस्ट कैसे एस्टिमेट कर देते हैं कि वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज़ हैं। The diversity of living organisms present on Earth is very vast. According to an estimate by the researcher, it is about 7 millions. कैसे estimate किया है? The total number of species present in the world calculated by ecologists by statistical comparison between species richness of well-studied group of insect of temperate and tropical regions. Then these ratios are extrapolated with other groups of plants and animals to calculate the total species richness present on Earth. अब हर बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको कैसे पता चला कि कितनी वेराइटीज़ हैं, कितनी स्पीशीज़ हमारे वर्ल्ड में है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके दिया है कि हमें कितनी स्पीशीज़ देखने को मिली हैं बच्चे। टोटल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ कितनी बच्चे, उन्होंने बताया है कि हमारे पास 7 मिलियन स्पीशीज़। तो इन्होंने कैसे देखा, इन्होंने यही ग्राफ एक बनाया जिसमें ये एक ऐसे कर्व बनी, एक स्ट्रेट ऐसे बनी। तो इससे इन्होंने देखा कि ये स्पीशीज़ रिचनेस है और ये एरिया है। उन्होंने पहले एरिया देखा, ठीक है, मानो एक एरिया लिया इन्होंने और उस एक एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, एक स्पीशीज़ है। फिर उन्होंने क्या किया बच्चे, एरिया नंबर 2 लिया, उसमें कितनी स्पीशीज़ मिल गई इनको, 3 स्पीशीज़ मिल गई। फिर इन्होंने क्या किया, फिर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो एरिया भी बढ़ रहा है, स्पीशीज़ रिचनेस भी इंक्रीज़ कर रही है। तो रिचनेस का मतलब 4, 5, 6, 7, एरिया 3 में इनको इतनी मिल गई। फिर उसके बाद बच्चे क्या किया इन्होंने, और एरिया इंक्रीज़ किया इन्होंने, एरिया 4 लिया तो स्पीशीज़ रिचनेस भी इनको ज़्यादा मिल गई, इसमें वेराइटी स्पीशीज़ की ज़्यादा मिल गई। तो ये कर्व सीधी सीधी ऊपर के लिए जाने लगी है। ठीक है, बट एक टाइम आता है कि ऐसे स्ट्रेट हो जाती है कि भाई तुम एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीशीज़ की वैरायटी नहीं मिलेगी। देखो पोलर रीजन्स पे जैसे कुछ स्पीशीज़ मिलती हैं, तो पोलर रीजन्स पे पोलर बियर ही मिलेंगे, स्पीशीज़ कम होंगे। तो मतलब यहाँ पर एरिया 5 जब इन्होंने लिया तो वहाँ पर स्पीशीज़ 4 देखना मिली, है ना। तो इधर कितनी थी, 6 हो गई थी। तो एक टाइम आता है ये स्लोप ऐसे कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से उधर क्या होता है कि स्पीशीज़ रिचनेस जो है कम हो जाती है एरिया के इंक्रीज़ होने से। बेटा समझ आ गई। तो ऐसे ऐसे इन्होंने पॉपुलेशन देखी है कि हमारी वैराइटीज़ कितनी प्रेजेंट है, इन्होंने वैरायटी चेक की है वो कितनी प्रेजेंट है। समझ आई बच्चे बात। तो ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव 3 हाइपोथेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग वाई ट्रॉपिक शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। बोल रहा है कि 3 हाइपोथेसिस हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिक रीजन्स होते हैं वो हाई स्पीशीज रिचनेस क्यों शो करते हैं। तो बोल रहा है देयर आर 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग स्पीशीज रिचनेस इन द ट्रॉपिक रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन टेम्परेट रीजन्स विच लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई रिचनेस डाइवर्सिटी। देखो ना बच्चे, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेटर आ जाता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, मानो ये अर्थ है, तो ये इक्वेटर वाली लाइन। तो सबसे ज़्यादा सनलाइट जो है वो किस रीजन्स पे पड़ती है, वो आपके इक्वेटर वाली लाइन पे पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी सनलाइट का एक्सपोजर
यहाँ पर ना स्लेंटी हाइट वाली बन जाती है सनलाइट, तो यहाँ पे नोकीली सनलाइट्स होती है, यहाँ पे फॉल प्रॉपर सनलाइट नहीं करती है ना, पोलर रीजन्स के लिए कम करती है, तो स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो इससे पता चला कि ज़्यादा सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है इक्वेटर रीजन्स पे, तो इसीलिए स्पीशीज भी मोर होती है। ठीक है बच्चे, बोला कि ट्रॉपिकल रीजन हैव लेस सीजनल वेरिएशंस एंड हैव मोर आर लेस कांस्टेंट इन्वायरमेंट, दिस प्रमोट द निच स्पेशलाइजेशन एंड दिस इज़ हाई स्पीशीज रीजन। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि इस रीजन में, इस रीजन्स में स्पीशीज कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है सीजनल, जिसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होती है। तो यह एक तो सीजनल वेरिएशन नहीं होती है, कम होती हैं, और दूसरा कौन सी, मोर सोलर एनर्जी, मोर सोलर एनर्जी। और तीसरा बच्चे क्या बोल रहा है, इसने तीसरा पॉइंट क्या ऐड किया है इधर, टेम्परेट रीजन वर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशंस ड्यूरिंग द आइस एज while the tropical regions remain undisturbed which lead to increase in the species diversity in the regions। ठीक है बच्चे, इसीलिए क्योंकि जो आपका टेम्परेट रीजन्स होता है वहाँ पर क्या होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल होता है बच्चे नियर टू इक्वेटर, और टेम्परेट होता है आपके नियर टू पोलर रीजन। तो टेम्परेट रीजन्स में आइस एज होती है, वहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, स्पीशीज़ दब जाती है, मर जाती है। ठीक है, बट आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिससे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 हाइपोथेसिस जो हैं ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस, तो आपको थोड़े से याद रखने हैं, आपकी बुक्स के रिलेटेड है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका बता रहा है, 4 बता रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप रेग्रेशन इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बोल रहा है द स्लोप रेग्रेशन Z हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ऑर्डर टू फाइंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। It has been found that smaller area where the species area relationship is analyzed। ठीक है बच्चे, the value of slope of regression similar regardless of the taxonomic group or the regions। However, when a similar analysis is done in the larger area, then the slope of regression is much steeper। ये आपका क्वेश्चन कहता है। हैबिटेट लॉस वाला हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में, जो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता हूँ, उसके कुछ वीडियो सॉल्यूशंस अब हम लोग देखेंगे बेटा। हेलो एवरीवन, ये बच्चे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखो बच्चे, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटिव कंजर्वेशन। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बच्चे, ये हमारा एक्सिटिव है, नेशनल पार्क एक्सिटिव, सेंचुरी एक्सिटिव, विच आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन इंसिटिव। जो इंसिटिव में इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना बच्चे, जो इंसिटिव में इंक्लूड नहीं होते, नॉट इंक्लूड अंडर इंसिटिव। तो ये क्या है, ये इंसिटिव में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ये क्या है, बोटेनिकल गार्डन जो होता है हमारा इंसिटिव कंजर्वेशन होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। ठीक है, ये 2002 में पास किया था। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट्स आपको याद रखनी है, और ये सारे पॉइंट याद रखने, कौन इंसिटिव कंजर्वेशन में होता है, कौन एक्सिटिव कंजर्वेशन में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, biodiversity of a geographical region represent endangered species found in regions, the diversity in the organism living in the region। yes, ये वाला पॉइंट ठीक है। genetical diversity present in the dominant species of region, species endemic to the regions। ये गलत है, ये पॉइंट सही है आपको, पहला भी गलत है। ठीक है बच्चे, एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, एक और पॉइंट है आपका, Which animal has become extinct from India? Snow leopard, hippopotamus, wolf, cheetah। Which animal has become extinct from India? Cheetah। याद रखना बच्चे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? वेस्टर्न घाट। कौन सा घाट? वेस्टर्न घाट को हम लोग हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया को। वेस्टर्न घाट इज़ द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये देखो ना बच्चे, ये रीजन आते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट में हमारा क्या आता है? राजस्थान आता है। ठीक है, तो राजस्थान वाला जो होता है वो हॉटस्पॉट एरिया है। हॉटस्पॉट एरिया, हॉटस्पॉट क्या है? वहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे इस रीजन्स में जो भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो डिस्टिंक्ट होने पे आ जाती है, तो इसीलिए उसको हमारी इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ जो की स्टोन स्पीशीज़ हैं जब ख़त्म होने पे आती है उसको हॉटस्पॉट स्पीशीज़, हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आता है, एक और क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो, द एरिया वाइल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्स आर, इसमें क्या आएगा बच्चे? देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? द एरिया वेयर वाइल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्स आर प्रोटेक्टेड। तो क्या आंसर आएगा इसका बच्चे? कोर जोन जो होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। ठीक है, बफर जोन जो होता है जिसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जोन जो होते हैं जो पूरा कवर्ड होता है, और मैनुअल जोन जो हो गया मैनिपुलेशन जोन जहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? देयर वर द वाइल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्शन लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्स आर प्रोटेक्टेड एज, हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चे? इसको बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स? तो बच्चे आपको पता ही है, एकॉर्निया, वाटर हायासिंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वाटर हायासिंथ, ठीक है, टेरारा बंगाल भी इसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, आप 20 तक क्वेश्चन करेंगे, 19 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको असाइनमेंट भी भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।